ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया ये सिक्स्थ ग्रुप, कौन सा ग्रुप लिया? सिक्स्थ ग्रुप लिया। और सिक्स्थ ग्रुप के अंदर आपको मालूम है दो सब ग्रुप हैं, 6A और B। तो ए के अंदर तो हैं सारे के सारे नॉन मेटल, और बी के अंदर सारे के सारे कैसे हैं? मेटल। तो जैसे ये मैंने छठा ग्रुप लिया, तो इसके अंदर जो ए है ना, 6A के अंदर यहाँ पे कौन आएंगे? ए के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेनियम, ये सब कैसे हैं? नॉन मेटल। और इधर अपन देखें क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, है ना, ये सब के सब क्या है? मेटल। ऐसी अगर मान लीजिए अपन 7 ग्रुप में है, तो 7 ग्रुप के अंदर 7A के अंदर और 7B के अंदर 7A में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये सब क्या है? नॉन मेटल। और यहाँ पे कौन आ जाएंगे आपके? मैग्नीज, है ना, ये सब क्या हो गए अपने? तो एक ही ग्रुप के अंदर मेटल और नॉन मेटल प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रहे थे, जबकि या तो सबके सब मेटल हो, जैसे 7 ग्रुप है, चाहे ए हो या बी हो, या तो मेटल हो या पूरी तरह क्या हो? नॉन मेटल हो। तो इनको लेके प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो ये भी ड्रॉबैक था। और टेबल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मेंडलीव टेबल मेनली फोकस ऑन प्रॉपर्टीज, है ना। तो मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट के मास के साथ कॉम्प्रोमाइज किए थे। दैट मीन्स कम मास वाले एलिमेंट को बाद में रख दिया था, ज़्यादा मास वाले एलिमेंट को पहले रख दिया था, क्योंकि जिस ग्रुप में उन्होंने रखा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी वहाँ पे जस्टिफाई हो रही थी, है ना। तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना था। कौन सा? लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट कौन सा है अपना? मैं इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना था, कैंडिलीव मेनली फोकस ऑन प्रॉपर्टीज। तो नॉट जस्टिफाई कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, मीन जिनका मास ज़्यादा था उनको पहले रख दिया, है ना। ठीक है ना। तो इसके अंदर few element of high mass मैं यहाँ पे कुछ पेयर लिख रहा हूँ, वो आपको याद करना है, क्योंकि उनमें से कुछ पेयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो मैं यहाँ कुछ पेयर लिख रहा हूँ जो मेनली टेबल के अंदर प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं हो पाए थे। दैट मीन जिनका मास ज़्यादा था वो पहले रख दिए गए थे, और जिनका मास कम था उनको बाद में रखा था। तो ये PYQ के अंदर 2-3 बार कुछ इसमें से आ चुके हैं पेयर, तो वो आपको पेयर याद रखने हैं, है ना। जैसे पहला पेयर है कोबाल्ट प्लेस बिफोर निकेल। पहला क्या होगा इसके अंदर? कोबाल्ट। इसका एटॉमिक मास है 58.9 ही है ना। एक मिनट कंफर्म कर लो इसका मास कितना है। 58.8 है, सॉरी, है ना, 58.8 प्लेस बिफोर निकल। अब देखो निकल का मास 58.7 है, सुना ध्यान से। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। सुनो, एटॉमिक मास के बेस पर अगर अपन चले, ध्यान से देखो भाई, तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है? 58.8। और निकल का कितना है? 58.7। तो अभी आप टेबल देखते हो, कोबाल्ट पहले है, निकल बाद में है। तो आज तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं हम, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। और निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? 29। तो एटॉमिक नंबर के बेस पर तो जस्टिफाई है, लेकिन मास के बेस पे देखें तो निकल पहले होना था, है ना। मास किसका कम है? निकल का। निकल को पहले आना था,
और कोबाल्ट का मास ज़्यादा, इसको बाद में आना था। अब आपको क्या याद रखना है, ये पेयर याद रखने हैं, क्योंकि अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसमें से कोई पेयर पूछ सकते हो। तो एक तो मैंने लिख ही दिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है कोबाल्ट और निकल का। दूसरा आपको याद रखना है आर्गन, अगर मान लो आर्गन होती है ना, तो आर्गन पहले पोटेशियम बाद में। उस समय पे इनर्ट गैस थी नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए इनर्ट गैस बाद में जब आई तो इनर्ट गैस के अंदर आर्गन को पहले होना था किससे, पोटेशियम से, है ना, क्योंकि पोटेशियम का मास है 39 और आर्गन का क्या है 40, है ना। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, आर्गन का 40 है, आर्गन पहले है, पोटेशियम बाद में, ठीक है ना। नहीं, उल्टा लिख दिया, पोटेशियम पहले आना चाहिए, और आर्गन, पोटेशियम को पहले आना चाहिए 39 है, आर्गन बाद में, लेकिन है उल्टा। अभी हम टेबल देखें, उसके बाद TH एंड PA, ये एनामोलस पेयर याद करने हैं आपको। ये एलिमेंट आगे पीछे हो गए कौन कौन से, है ना। आपको अगर नाम याद नहीं है तो सिंबल याद कर लें आप, ठीक है। और उसके बाद टेलोरियम और आयोडीन, टेलोरियम एंड आयोडीन, ये पेयर आप याद कर लो, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ सकता है, और आ भी चुके हैं इसमें से, कोबाल्ट निकल आ चुका है ना। मैंडेलीव टेबल के ड्रॉबैक हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक टेबल के अंदर देखना मेटल और नॉन मेटल रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हैं। जैसे आज की टेबल में मेटल सारे के सारे एक साइड हैं और नॉन मेटल सारे के सारे एक साइड हैं। मैंडेलीव टेबल में तो आप देख रहे हो मेटल नॉन मेटल। अब जैसे 6 है नॉन मेटल, ठीक है, 6B है मेटल, फिर 7 है नॉन मेटल। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है। जबकि आज की टेबल में मेटल क्लियरली सेपरेट है एक सेक्शन में, सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड जो P ब्लॉक के अंदर डायगोनल लाइन है उसके उस तरफ कौन है, नॉन मेटल है। अभी वाली हम टेबल देखते हैं ना, तो ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, और ये P ब्लॉक है। तो इसके अंदर इस तरह से डायगोनल डला हुआ है। डायगोनल से पहले जितने एलिमेंट हैं वो सब मेटल हैं, 80% मेटल हैं, और इस तरफ कौन है, नॉन मेटल। आज की टेबल है क्लियरली डिस्टिंग्विश है मेटल एंड नॉन मेटल, और मैंडेलीव टेबल में मेटल और नॉन मेटल रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हैं, समझ रहे हो। तो ये मैंडेलीव के क्या हो गए, ड्रॉबैक। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, मोजले ने, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने बोला था, बोहर ने, है ना। एंड फिर बातें शुरू हो गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था किसने, मोजले ने, और उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था किसने, बोहर ने, और बोहर ने इसका नाम रख दिया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखो ये दी थी किसने, ये दी थी गिवन बाय बोहर, और ये किस पर बेस्ड थी, ये बेस्ड थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक। और ये जो टेबल थी ये किसने दी थी, मोजले ने, किसने दी थी, गिवन बाय मोजले, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, है ना। मोजले टेबल को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था बोहर ने, और उसका नाम रख दिया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करते हुए बना दी थी उनने, जबकि मोजले ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में टेबल बनाई थी। तो इसी को अपन मॉडिफाइड करके क्या कर देंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या भाई। चलो नोट करो, ये नीचे का हो गया, सबको मिटा दें। अच्छा सुनो एक बार, अभी तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा नहीं है, पीछे का पार्ट पढ़ा है। तो जब
एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें पहला पार्ट है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको एक पॉइंट पढ़ने को मिलेगा कि जब कभी किसी हैवी मेटल, लोग हैवी मेटल ले रहे हैं हार्ड मेटल, समझना ध्यान से, हम लोग हैवी मेटल किसको ले रहे हैं? हार्ड मेटल, इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो। तो आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड एलिमेंट 6B ग्रुप के हैं। किसके हैं? अच्छा देखो 6B ग्रुप में कौन आते हैं? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। से ये 3 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हार्ड हैं, और इन तीनों को भी अगर मैं आपस में कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा हार्ड है टंगस्टन। टंगस्टन को अपन बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है ना उसमें यूज़ करते हैं। 3000 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। तो ये बहुत हार्ड एलिमेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बनते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, आसानी से मेल्ट नहीं होता। ये 3000 केल्विन टेम्परेचर तक ये आराम से सहन कर सकता है। तो हैवी मेटल के अंदर मैंने इस तरीके के हार्ड एलिमेंट को सिलेक्ट किया। जब आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ेंगे तो वहाँ एक पॉइंट आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे इन फॉर्म ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इस तरह की एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, इसमें कई सारे लाखों करोड़ों क्या है इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पे आप पढ़ोगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की एक बीम डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की एक बीम डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे। वो बीम क्या एक्चुअल में? वो बीम है इलेक्ट्रॉन का एक पूरा का पूरा बंच, है ना। इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आप इन हैवी मेटल दैट मीन्स क्रोमियम, मॉलिब्डेनम या टंगस्टन के ऊपर डालोगे तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, समझ रहे हो बात को। और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ समय बाद ये इसको अमिट करेंगे। तो जब अमिट करेंगे तो वो अमिटेड रेडिएशन होगा एक्सरे। आ रही बात समझ में? हैवी मेटल जो कि हार्ड भी है, हार्ड हैवी मेटल पर जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम कैथोड रे बोल रहे हैं वो पड़ती है तो हैवी मेटल उसको एब्जॉर्ब करेगा और आफ्टर सम टाइम उसको क्या करेगा? अमिट। तो ये अमिटेड रेडिएशन क्या हो गए? आपके एक्सरे। तो मोजले ने क्या किया था? एक्सरे की स्टडी करी थी। दैट मीन्स ये जो एक्सरे है इसकी फ्रिक्वेंसी को स्टडी करा था, और फ्रिक्वेंसी को स्टडी करते हुए उसने एलिमेंट के जो एटॉमिक मास थे उसको इनके साथ कोरिलेट किया था, और फिर इन्होंने टेबल दी थी। एक्चुअल में वर्क कुछ और कर रहे थे वो, है ना। टेबल तो एक्सीडेंटली बन गई। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास को इस फ्रिक्वेंसी के साथ जो कि यहाँ से प्रोड्यूस होगी उसके साथ कोरिलेट करके उन्होंने टेबल को बनाया था। तो पहले हेडिंग डाल रहे हैं मोजले टेबल। ये मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, है ना। शुरू हो गई है ना। एक बार बताओ, तुम लोग इतनी बात क्यों करते हो यार? तुम्हारे बैच में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं और फिर बाद में आके मुझी से बोलते हो। इतनी बात करते हो और आके मुझे को बोलते हो, और सबसे ज़्यादा वही लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा बात करते हैं। या तो फिर कंप्लेंट मत करो क्योंकि आप खुद बात कर रहे हो, और यहाँ पे चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। मोजले टेबल, ठीक है। हेडिंग डाला है मोजले टेबल। तो इन्होंने स्टडी किसका करी? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हैवी मेटल, है ना। तो ही स्टडी frequency of X-ray produced by bombarding of, है ना, produced by bombarding of beam of electron on heavy metallic surface, beam of electron on heavy metallic surface। हैवी मेटेलिक सरफेस मैंने बताया किसकी देते हैं? ये क्रोमियम, मैग्नीज,
सॉरी क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये हार्ड भी हैं, हैवी के साथ साथ कैसे हैं, हार्ड हैं। तो जब इन पर आप कोई वो डालेंगे कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से कंपोज है, तो वो कुछ समय बाद अमिट होंगी इन फॉर्म ऑफ एक्सरे। उसी एक्सरे की फ्रिक्वेंसी की इन्होंने स्टडी करी, किसने, मोइले ने। ठीक है, तो है क्या, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। है क्या स्टेटमेंट, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने स्टडी करने के बाद। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सप्रेस करते हैं जेड से। हैवी मेटेलिक सरफेस पर कैथोड रे डाली, और कैथोड रे कुछ समय बाद अमिट हुई, किसके फॉर्म में, एक्सरे के फॉर्म में। तो उन एक्सरे की फ्रिक्वेंसी को स्टडी करते हुए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्या था, फ्रिक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एटॉमिक नंबर, दैट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपने सीख लिया है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। तो वहां से टेबल बनने का ये कॉन्सेप्ट आया, है ना। तो अंडर रूट न्यू इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट न्यू, ये न्यू का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी, इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ये है फ्रिक्वेंसी, ये क्या हो गया, न्यू क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी। और जेड क्या हो गया, जेड है एटॉमिक अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर। जेड क्या हो गया, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर। और ए और बी मोइले कांस्टेंट हैं। जेड है एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज। और ए एंड बी क्या है, ए एंड बी हैं मोजले पैरामीटर। हर एटम के लिए ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू थी, वो रखते हुए उन्होंने फ्रिक्वेंसी की स्टडी करी, है ना। हैवी मेटल तो बहुत सारे थे, तीन तो मैंने सामने लिखे हैं, इन तीन पे तो उन्होंने स्टडी करी और इसकी तरह प्रिडिक्ट किया बाकी एलिमेंट के केस में, ठीक है ना। तो एक्चुअल में वर्क उनका ये था, टेबल नहीं था, इसके बेस पर उन्होंने टेबल को बना दिया, ठीक है ना। एक्चुअल वर्क उनका ये था, इसे दिखाई नहीं देता बड़ा विजिबल ना, एक्सरे विजिबल नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जस्ट लाइक विजिबल लाइट। प्लेट में नाम एमओ, और डब्लू मतलब टंगस्टन। डब्लू किसका सिंबल था, टंगस्टन। और एमओ सिंबल था मोलिब्डेनम, है ना। एमओ किसका सिंबल था, लेके दे रहा हूँ, एमओ सिंबल था मोलिब्डेनम। और डब्लू जो सिंबल था वो था टंगस्टन। ये पीरियोडिक टेबल के बहुत हार्ड एलिमेंटों में माने जाते हैं, है ना, क्रोमियम, मैग्नीज एंड टंगस्टन। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। तो इनको सिलेक्ट करने का पर्पज ये था कि इन पे स्ट्राइक प्रॉपरली होगा, सॉलिड सरफेस पे स्ट्राइकिंग जो इम्पैक्ट है वो बहुत तेज पड़ता है ना। तो इसलिए इन्होंने एक्सरे जो प्रोड्यूस की थी इसके ऊपर ही करी थी, और फिर बाद में बाकी एलिमेंट को उन्होंने इन्वॉल्व किया था और उसके बेस पर टेबल दी थी। तो मोइले टेबल किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। मोइले टेबल बेस्ड ऑन
एटॉमिक नंबर और इनर्ट गैस उस समय पर नेचर में थी। इनर्ट गैस डिस्कवर ठीक है। मोइले ने जब इस स्टडी के बाद टेबल दी तो वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड टेबल थी और इनर्ट गैस उस समय आ चुकी थी। वो तो मैंडली टेबल बनने के बाद ही आ गई थी, तो उसके लिए रामसे ने अलग से ग्रुप इंट्रोड्यूस भी कर दिया था मैंडली टेबल के अंदर। बाद में इस टेबल को एटॉमिक नंबर के बेस पर करेक्ट किया गया और दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अब अपन क्या बोलेंगे, जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी एक डेफिनेट मास के बाद, अब वो एक डेफिनेट एटॉमिक नंबर के बाद रिपीट होंगी। क्यों भाई, ये हुआ ना, एक डेफिनेट मास के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, करेक्ट। अब मास की क्या बोल दो, नंबर। एक डेफिनेट एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। रिपीटिशन मीन्स पीरियोडिसिटी। और वो जो इंटरवल है, वो इंटरवल क्या है, पहले 2 एलिमेंट के बाद, फिर 8 एलिमेंट के बाद, फिर 8 एलिमेंट के बाद, फिर 18 के बाद, फिर 18 के बाद। So these number are called magic number. The number, the atomic number, which repeat periodic property or physical or chemical properties, that number are called magic number. तो मैजिक नंबर का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जिनके बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। दैट मीन्स पहले 2 एलिमेंट के बाद हाइड्रोजन हीलियम, फिर 8 एलिमेंट लिथियम से लेकर फ्लोरीन, और फिर 8 एलिमेंट ठीक है सोडियम से लेकर नियोन तक, और फिर 18 18 32, ठीक है ना। तो दी नंबर आर कॉल्ड मैजिक नंबर। तो इसके बेस पर आप सबसे पहले लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर कर लो बस। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मीन्स एलिमेंट रिपीट देयर प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना। रिपीटिशन इज पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, फिजिकल एंड chemical properties of element are periodic function physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic number, है ना। मतलब क्या हुआ, मीन्स एलिमेंट्स repeat their properties after certain interval of atomic number. एलिमेंट एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टी रिपीट करेंगी। तो जो इंटरवल है वो इंटरवल है 2 8 8 18 18 32 एंड दिस इंटरवल इज कॉल्ड मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर का क्वेश्चन PYQ है। मैजिक नंबर 4 ऑप्शन थे, तो उन 4 ऑप्शन में जो आंसर था वो क्या था, 2 8 8 18 18 32, है ना। तो ये इंटरवल जो है, इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर क्या हुआ, ये है 2 8 8 18 18 and 32. So they are called magic number. पहले 2 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होंगी, फिर 8 के बाद होंगी, फिर 8 के बाद होंगी, फिर 18 18 एंड पे 32। समझ में आ गई बात। तो एक क्वेश्चन क्या हो गया अपना, व्हाट इज मैजिक नंबर। क्वेश्चन क्या हुआ, मैजिक नंबर मीन्स रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, तो वो नंबर है। अच्छा सुनो, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर
ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसके नाम पर कोई भी एलिमेंट का नाम नहीं है? तो भाई पूरी पीरियड आपके पास इंग्लिश में 26 अल्फाबेट हैं A to Z, करेक्ट? तो आउट ऑफ 26 अल्फाबेट कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जिसके ऊपर किसी भी एटम का नाम नहीं है? J, है ना? J नाम के ऊपर किसी भी एलिमेंट का नाम नहीं है, बाकी सब पर है। जेनॉन Xe, जिरकोनियम Zr, है ना? ये सब सारे अल्फाबेट हैं। J नाम पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, किसी भी एलिमेंट का नाम J से शुरू नहीं होता, ठीक है? 92 के बाद जितने एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने एलिमेंट हैं, दे आर ऑल आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉल्ड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। तो क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, है ना? सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिविटी के लिए आप कॉन्सेप्ट समझ लो, जब एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो 1.4 या उससे ज्यादा हो जाए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो 1.4 या उससे ज्यादा हो जाए, तो ऐसे एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल है ना? और वो स्टेबल न्यूक्लियस में टूटने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने एलिमेंट हैं उनके जैसे जैसे देखो एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, समझना ध्यान से, जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा बढ़ते हैं। अभी आप देखो एटॉमिक नंबर 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 तक दैट मीन्स कैल्शियम तक, या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे, या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे, या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन की जो नंबर है वो प्रोटॉन प्लस 1 होगी। तो भाई एटॉमिक नंबर 20 तक या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे, या अगर न्यूट्रॉन ज्यादा भी होंगे तो प्रोटॉन से एक ज्यादा होंगे। आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन सेलेक्ट करी, बोलो जरा ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं? 8, न्यूट्रॉन कितने हैं? 8, बराबर है। या मान लो मैंने एल्यूमिनियम सेलेक्ट किया, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने हैं? 13 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 14, है ना? तो एटॉमिक नंबर 20 तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या तो बराबर होंगे या न्यूट्रॉन एक ज्यादा होगा। अब 20 से लेके अपन 50 तक चलते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी एक ज्यादा था, अब 2 और 3 तक ज्यादा हो सकते हैं। कितने? 2 और 3 तक ज्यादा होंगे। तो ऐसे ही जब आप 92 के बाद आएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 1.4 टाइम ज्यादा हो सकते हैं। जब न्यूट्रॉन की नंबर प्रोटॉन से 1.4 टाइम ज्यादा हो जाए तो समझ लो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है, उसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई। दैट मीन वो डिसइंटीग्रेट होगा स्टेबल न्यूक्लियस में, है ना? तो अनस्टेबल न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट होके स्टेबल न्यूक्लियस में आना, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो 92 के बाद ये प्रॉपर्टी मिलेगी अपने को देखने को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। यूरेनियम जैसी प्रॉपर्टी है। तो पहले ये बना लो फटाफट और फिर अपन टेबल की बात करते हैं। तो मॉडर्न टेबल में पीरियड कितने हैं? 7, सुनो भाई, लेकिन ग्रुप अब कितने हो गए बढ़ के? 18। मॉडर्न टेबल है 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। तो मैंने शुरू में बताया था ना, मॉडर्न टंगस्टन मोजले टेबल थी, एटॉमिक मास के ऊपर नंबर के ऊपर बेस्ड थी। ये नाम कोई भी एलिमेंट है ना उसका नाम, अरे बाई चांस वाली बात है, पूरी टेबल में किसी भी एलिमेंट के नाम की स्पेलिंग जे से शुरू नहीं है, बाकी सारे लेटर हैं। हम अब जो शुरू में जैसे रखे गए नहीं आया कोई बाई चांस वाली बात। चलो भाई, इसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट वो मैं लिखा दूंगा अभी 92 के बाद है, ये नहीं है ट्रांस यूरेनिक। ये तो मैं बता रहा हूँ कि शुरू में जो एलिमेंट हैं उनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन 20 तक क्या है? बराबर या फिर एक ज़्यादा होगा न्यूट्रॉन। फिर जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे, और 92 के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में 1.4 टाइम ज़्यादा हो सकते हैं ना। मान लीजिए अगर प्रोटॉन 100 है तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 140। समझ लो ध्यान से, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 140। और जहाँ ऐसा रेशियो मिला वहाँ रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। चलिए मिटा दूँ, सब कंप्लीट हो गया सबका। ये क्या लिखना? ये तो समझाया ऐसा है ना, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हेडिंग डालो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिख लिया, तो हेडिंग डालो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
तो क्या है, आपको पूरी टेबल, जैसे हम लोग बोला करते थे कि पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ मेन में जो जगह है वो आपको याद होना चाहिए। आप मेरी बात को गौर से सुनना। अभी तक हम लोग ये बोला करते थे कि पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, मेन जो प्लेस है वो आपको याद करने हैं। अब हो क्या रहा है कि पिछले 4-5 सालों से, बल्कि समझ लो धीरे धीरे करके कितने हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल से जेई के पेपर शिफ्ट वाइज 2 बार होने लगे, अप्रैल और जनवरी, और लगभग 5 दिन चलते हैं, 2-2 शिफ्ट मानी जाए तो एक सेशन में 10 पेपर होते हैं। और 10 पेपर का मतलब हो गया आपका 25 क्वेश्चन से माने 250 क्वेश्चन, तो एक साल में लगभग 500 क्वेश्चन बनने हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। पहले तो क्या था, साल में एक ही पेपर होता था, एक ही बार होता था, ऑल ओवर इंडिया यही का एक ही पेपर होता था मेंस का, है ना। तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ों से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटियाँ ज़्यादा थी, और वही होता था नीट के एग्जाम में, आज भी वही होता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ क्या हो गया है कि इतने सारे पेपर हो गए हैं कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ने लगे। तो जब कहीं से भी क्वेश्चन होने लगा है, तो ऐसे केस में टेबल के अंदर आपको हर एलिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो अभी तक हम कभी नहीं बोलते थे कि टेबल याद करो, लेकिन अब हमें बोलना पड़ता है बच्चों को कि भैया देख लेना एप ब्लॉक में भी कौन से एलिमेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके सामने कोई एलिमेंट लिख दिया, आपने तो नाम ही नहीं सुना उसका, और उसका कहाँ से कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा या कहाँ से बाकी इंफॉर्मेशन होगी। तो अब अपने को मजबूरी में बोलना पड़ता है कि भाई टेबल भले ही याद नहीं कर पाओ, लेकिन आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन कहाँ पर है। थोड़ा सा प्रिडिक्शन तो कर सकते हो आप, भाई यहाँ इसके आसपास है या इस जगह पर इसकी लोकेशन है। तो नहीं होते याद, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, एस और पी ब्लॉक आपको 100% याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एस पी डी एफ। अगर आपको डी एंड एफ ब्लॉक याद नहीं भी हो रहे तो आपके पास पूरा 1 साल का मार्जिन है। 1 साल का मार्जिन मीन्स 12 में आपको सीखना है। 11 क्लास में हम उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे को एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट याद होने चाहिए। डी और एफ अभी आप छोड़ सकते हो 12 के लिए, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस नहीं होते तो चलेगा। बट आपको एस और पी ब्लॉक, जिनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं उसकी ट्रिक भी लिख दूंगा, है ना, कैसे याद करना है, और एलिमेंट भी लेके दे रहा हूँ। तो अब जो अपन ने मैनली टेबल बनाई थी, वो तो बताने का पर्पज ये था कि कैसे टेबल फिल होती है। चौथे पीरियड से उसकी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि चौथे पीरियड में एलिमेंट को एक नहीं 2 बार रोटेट किया था हमने। पहले ए सब ग्रुप भरा, फिर बी शुरू हो गए, और फिर वापस उसी पीरियड में आके बचे हुए जो प्लेस थे उनको भरा था। तो वो पर्पज था सिखाने का, वो मैंने सिखा दिया आपको। अब इसके अंदर आपको टेबल याद होना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, इस टेबल के अंदर, है ना, मॉडर्न टेबल के अंदर क्या है भाई, बोलो जरा। मॉडर्न टेबल, इसके अंदर क्या है, 7 पीरियड है। पीरियड का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, और 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल कॉलम। और टेबल इस पर बेस्ड है एटॉमिक नंबर। टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो पहले मैं बनाऊंगा मोजले टेबल, और फिर मोजले टेबल को बोहर टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है वो अपन सीख लेते हैं। तो मोजले ने क्या किया, सुनना ध्यान से। मोजले ने क्या किया, जैसे यहां अपन चले, तो ये क्या हो गए अपने, ये ग्रुप हो गए, और ये लेफ्ट टू राइट क्या हो गए, पीरियड। अब देखो ध्यान से, ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ठीक है भाई। ये ग्रुप नंबर सेकेंड है। अब सुनो, ये है पीरियड नंबर 1, ये है पीरियड नंबर 2, ये है पीरियड नंबर 3, ये है पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5,
पीरियड नंबर 6, 7 पीरियड है, हॉरिजॉन्टल रो पीरियड है। अब ध्यान से सुनना, इसकी शुरुआत होती है किससे? डी ब्लॉक की चौथे पीरियड से, है ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 10 ग्रुप बनाने हैं आपको। 7, 8, ठीक है। ये अब सुनो, ये सेकंड डे है, तो ये क्या हो गया? थर्ड बी। देखो ध्यान से, फर्स्ट डे, सेकंड डे, अब थर्ड डे नहीं है, थर्ड बी। उसके बाद क्या होगा? फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये 7, और ये 1, 2, 3, ये 3 सब ग्रुप हैं 8 के अंदर। कौन के अंदर है? 8 के अंदर। फिर ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी, ठीक है ना। उसके बाद कौन आ जाएगा आपका? है, तो कर लो तो अच्छा है, सीख लोगे थोड़ा सा। फिर ये पी ब्लॉक है, ठीक है। ये है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप आ जाएंगे? 6, है ना। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 10 ग्रुप, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 ग्रुप, और पी के अंदर कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने ग्रुप हो जाएंगे? 6। और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 14 एलिमेंट की 2 रो होंगी। 14 एलिमेंट की क्या होंगी? 2 रो, है ना। इसमें एक होगी लैंथेनाइट और एक होगी क्या? एक्टेनाइट। तो अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो बताओ जरा क्या आएगा? ठीक है, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा ग्रुप? थर्ड डे। ये फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवंथ डे, और जे ओ ग्रुप। अब ध्यान से सुनो, सुनना भाई ध्यान से। ये तो है मोजले टेबल, ये टेबल कौन सी हो गई? अब इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल करना है तो आप ए और बी हटा दो। सुनना ध्यान से, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट करोगे तो ए और बी सब ग्रुप हटा दो। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सीधा ग्रुप नंबर 1 to 18 हो गए, ए और बी हट गया, तो ये हो गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब सुनो, लॉन्ग फॉर्म, बात बंद करो भाई ध्यान से जरा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में इतना करने के बाद इसको ब्लॉक वाइज कर दिया, तो ये हो गया एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो NS122, NS मतलब वैलेंस शेल के एस सब शेल में एक से लेके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। और ये क्या हो गया अपना? ये हो गया डी ब्लॉक। ये हो गया क्या? डी ब्लॉक। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये हो गया डी ब्लॉक। और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 N-1 D
1 to 10, है ना। और ये क्या हो गया अपना, ये हो गया पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया अपना, NH2 NP126। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, SPDF ब्लॉक, है ना। तो ये आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हो गई। अब नीचे क्या है, 14 एलिमेंट की 2 रो हैं। एक रो ये है, ऐसे 14 एलिमेंट की 2 रो हैं। ये है 4F और ये है 5F। 4F को बोलते हैं लैंथेनाइट और 5F को क्या बोलते हैं, समझ रहे हो बात को। हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट ए में अल्कली मेटल के साथ भी है और 7th ए में इसके साथ भी है। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और हीलियम का कितना होता है, 2, ठीक है ना। अब सेकेंड पीरियड के अंदर आप देखो, एक तो तरीका ऐसे याद करो और दूसरा तरीका क्या है कि मैंने क्या बोला, आप एस और पी ब्लॉक तो एटलीस्ट याद कर ही लो। तो एक तरीका तो है कि हॉरिजॉन्टल रो से याद करो आप, और दूसरा तरीका है वर्टिकल कॉलम से याद करो। तो वर्टिकल कॉलम से याद करना ज़्यादा सही है। जैसे ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे कौन आएगा, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। सोडियम, इसमें 8 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 11, और इसमें 8 जोड़ दिए तो क्या हो गया, पोटेशियम 19। अब इसमें 18 जोड़ दिए तो कितने हो गए, रुबिडियम 37, है ना। अब इसमें 18 जोड़ दिए तो क्या हो गया, सीजियम। 18 जोड़े तो कितने आए इसके अंदर, 33, 10, 47 और 18, कितने हुए, 55। और उसके बाद कौन आएगा, फ्रेंशियम, ठीक है। इसमें 32 जोड़ो तो कितने हो गए, 55, 87, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक है, हेलेना ने की रब से फरियाद, हेलेना, हेलेना ने की रब से फरियाद। सुनो, इसकी ट्रिक है, ग्रुप 1 हेलेना ने की, अरे बातें बंद, रब से हेलेना का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सीजियम, हेलेना ने की रब से फरियाद। सात क्रोमियम कहां से आ गया यहाँ पे, है ना। अच्छा इधर क्या है, पहले पीरियड में कोई नहीं है, दूसरे पीरियड में कौन हो गया, बी। बेरिलियम कितना हुआ, 4, ठीक है। मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, ठीक है। और यहाँ पर स्टोनशियम 38, सीजियम, बेरियम 56, और यहाँ कौन आएगा, तो इसकी ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा, फिर बातें बहुत हो रही हैं भाई।
क्या हो सकता है तुमको 9-10 क्लास के अंदर याद भी करवाई हो ये सब चीजें, है ना? ठीक है, तो ये इसकी हो गई ट्रिक। तो यहाँ पर बेटा का मतलब क्या हुआ? बेरिलियम। आगे का मतलब Mg। कार का मतलब कैल्शियम। स्कूटर का मतलब ये Ba। ठीक है भाई, अब इधर आप आ जाओ। ये है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थूलियम। बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, इंडियम एंड थूलियम। तो 13 ग्रुप की क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ग्रुप नंबर बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन का मतलब क्या हुआ? बोरॉन। एल्युमिनियम, आलू, गाजर, गैलियम, ये इंडियम और ये थूलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हाँ, अरे बातें बंद करो, जरा इसको नोट करो। है ना, ये याद होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ SOP ब्लॉक याद होना चाहिए। अभी मैंने D और F का लिखा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या होगा बोलो? ये है 13, ये है 31। 31 और 18 कितने हुए? तो भाई 31 में 18 जोड़े तो कितने हुए? 49, है ना? 5, 8, 8। हाँ, इसमें ये जोड़े तो कितने आए बोलो? 32 जोड़े तो कितने आए? नेक्स्ट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, इसको बोलेंगे कहें सीता जी सुनो पार्वती। ग्रुप 14। कहें सीता जी सुनो। कहें का मतलब हुआ कार्बन। सीता जी का मतलब हुआ सीता SI। जी का मतलब जर्मेनियम। सुनो पार्वती मतलब PB। ठीक है भाई। अच्छा इधर कौन आएगा बोलो? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। है ना? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। क्या होगा इसका? ग्रुप 15। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। तो ये हो गया नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ। उसके बाद है ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, इसकी है
ओल्ड स्टाइल से पीटो, ओल्ड स्टाइल से पीटो, ओल्ड ओल्ड स्टाइल से पीटो। ओल्ड का मतलब ओ, स्टाइल मतलब एस, ओल्ड स्टाइल से टीपो है, टीपो, पीटो नहीं है, टीपो, टीपो। तो ये टेलोरियम और ये पुल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। 9, 17, 35, 53, है ना। ये ग्रुप 17 हेलोजन। और इसकी जो ट्रिक है वो है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल फिर का मतलब हुआ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। बात है बंद। तो ये हो गया अपना ग्रुप 17। और 18 ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जिनॉन एंड रेडॉन। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। इसका क्या होगा ट्रिक? हेमा, नेहा और करीना जीती रहो। हेमा, नेहा और करीना जीती रहो। यह है ग्रुप 0। हेमा, नेहा, ने आर्गन, तो सुनो, ये एस और पी ब्लॉक की मैंने एटलीस्ट अपने को इतना तो याद होना चाहिए। अभी आप डी और एफ ब्लॉक चाहो तो छोड़ सकते हो, है ना, मैं लिखवाई दे रहा हूँ इसका भी। लेकिन अभी आपको पहली स्टेप में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट एटलीस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको जितना भी अपन पढ़ेंगे वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी आपके सिलेबस में एस एंड पी ब्लॉक है। तो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी पढ़ोगे तो किसको लेके पढ़ोगे? एस एंड पी ब्लॉक को, है ना। डी एंड एफ का मैं लिखवा दूंगा, लेकिन वो 12 का पार्ट है। 12 के अंदर आपको डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है। 11th में आपको पढ़ना है एस एंड पी ब्लॉक। तो अभी मैं पीरियोडिक टेन जितने भी लिखूंगा मेनली फोकस करूंगा किस पर? एस एंड पी ब्लॉक पर। आपको बता देंगे एडवांस में डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में भी, लेकिन 12 में वो चीज़ फिर रिपीट होगी। समझ में आ रही बात? हाँ। इसमें ये ग्रुप, ये 0 ग्रुप है ना, 18 ग्रुप, ग्रुप 18 लिख लो, ग्रुप 18। ये है ग्रुप 18। कौन सा है? ग्रुप 18। अच्छा सुनो, इसको अगर कंप्लीट करना है मैं कंप्लीट इसका भी करवा देता हूँ। इसके अंदर जो सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब देखो, स्कैंडियम के नीचे एट्रियम 39, इसके बाद लेंथेनम 57। अब सुनो भाई बात, ध्यान से बात। लेंथेनम मैंने स्टार लगाया है। अब देखो हर बच्चा जरा बोर्ड पे ध्यान दो। लेंथेनम पे मैंने स्टार लगाया है। इसके बाद जो 14 एलिमेंट है, आप ध्यान से सुनना। इसके बाद लेंथेनम के बाद के सब लोगों का ध्यान बोर्ड पर हो, इस समय बातें नहीं।
ये तो आपको बता दिया। अब आपको क्या याद रखना है, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर 3 ग्रुप में लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट हैं सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक, वो यहां से उठ के कहाँ गए, टेबल के नीचे। सुनना ध्यान से, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। इस जगह पर, ये जगह कौन सी है, पीरियड नंबर 6। इस जगह को अपन क्या बोलेंगे, पीरियड नंबर 6, क्योंकि छठा पीरियड है। ग्रुप नंबर 3 में छठे पीरियड में लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट हैं वो नीचे उठ के आ गए हैं सीरियम से ल्यूटेशियम तक। लेकिन ये 14 एलिमेंट लैंथेनम के साथ इसी जगह पे हैं। समझ रहे हो बात को? ये 14 एलिमेंट की पोजीशन लैंथेनम के साथ इसी जगह पर है। मतलब इन 14 एलिमेंट का ग्रुप नंबर 3 है। इन 14 एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है, 6 है। पूरी टेबल में ये दो जगह, एक लैंथेनम और दूसरी कौन सी हो गई, एक्टिनियम। इस पर भी मैंने स्टार लगाया। और ये 89, यहां पर एक की जगह 15 एलिमेंट हैं। एक जे खुद है लैंथेनम और 14 ये नीचे आ गए सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक। सेम 7वें पीरियड में ग्रुप नंबर 3 7वें पीरियड में एक्टिनियम के साथ 14 एलिमेंट और हैं। और वो 14 एलिमेंट यहां नहीं रख सकते थे तो उनको उठा के सेपरेटली नीचे रख दिया। और वो एलिमेंट कौन से थे, वो एलिमेंट थे थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103। ये 71 ल्यूटेशियम है और ये 58 कौन है, सीरियम। तो ये 90 थोरियम से लेकर लॉरेंशियम 103, इनकी पोजीशन एक्टिनियम के साथ ग्रुप नंबर 3 है। और पीरियड नंबर क्या है, 7। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पूरी टेबल में वो दो लोकेशन लिखो जहाँ एलिमेंट एक से ज्यादा हैं, तो भाई पूरी टेबल में वो दो लोकेशन जहाँ एलिमेंट एक से ज्यादा है, वो दो लोकेशन कौन सी है, जो स्टार वाली। छठा पीरियड ग्रुप नंबर 3, लैंथेनम के साथ 14 एलिमेंट और हैं, टोटल हो गए 15। ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 7, एक्टिनियम के साथ 14 एलिमेंट और हैं, ठीक है ना, तो टोटल हो गए 15। तो ये वो दो जगह हैं जहाँ 15 एलिमेंट हैं। और इन पूरे के पूरे 14-28 एलिमेंट का ग्रुप होगा 3। इनमें से 14 का पीरियड कौन सा है, 6, और 14 का पीरियड कौन सा है, 7। आपको ये चीज अच्छे से याद रहना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद लैंथेनम के बाद अपन सीधे किस में आएंगे, रदरफोर्ड, इसमें ऑपियम। ऑपियम क्या होता है, 72। ऑपियम क्या होता है। और यहाँ लॉरेंशियम के बाद सीधे आएंगे किसमें, रदरफोर्डियम में। और रदरफोर्डियम कितना होता है, 104। रदरफोर्डियम कितना होता है, 104, है ना। तो टाइटेनियम, जिरकोनियम, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वो नवाब था, है ना। वो इसकी ट्रिक है, मैं लिखवा दूंगा वो भी, है ना, कि वो नवाब था। ये अभी अगर जैसे नहीं भी होता ना याद तो चलेगा, आपको ये याद होने चाहिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक आप चाहो तो 12 क्लास के लिए छोड़ सकते हो, मैं लिखवा दूंगा इनका भी, से मैं डी एंड एफ ब्लॉक का भी लिखवा दूंगा। लेकिन अभी आपको एस और पी ब्लॉक पर ज्यादा ध्यान देना है, ये आपको पूरे याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले वो कंप्लीट किया है, एस एंड पी ब्लॉक, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक आप 12 क्लास के अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर 12 के हैं, में लेकर दे रहा हूँ ये भी। लेकिन अगर ये नहीं होते ना यार तो चल जाएगा आपका, है ना। ठीक है, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, वो भी मैं लिखवा दूंगा। अभी तो आप एलिमेंट लिख लो, है ना। वो नवाब था 10वें क्लास में, है ना। एट्रियम, वाई एट्रियम, स्ट्रोंशियम है सर, कैल्शियम, जिरकोनियम है, जेडार। बातें बंद करो भाई जरा। तो ये डी ब्लॉक के अंदर ध्यान से देखो, एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट है ना, एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है। मैंने बताया ना, एटॉमिक नंबर 92 के ऊपर एलिमेंट सब रेडियो एक्टिव हैं। तो अब पीछे बातें क्यों हो रही है, एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने एलिमेंट हैं दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। तो आप देख रहे हो ये सब रेडियो एक्टिव हैं, ये बोर्ड पर जितने भी लिखे हैं ना 104 और उसके आगे, वो सब रेडियो एक्टिव है। आर्टिफिशियल एलिमेंट है, लेबोरेटरी के अंदर इनको बनाया गया है।
है ना, नेचुरल नहीं है, नेचुरल के साथ साथ ये आर्टिफिशियल भी है। तो ये टेबल है। अब इसके अंदर लैंटेनम, सीरियम, सीने पर नदियां, सीने इसकी ट्रिक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, यूं गदगद तब दिल हुआ, और लाजवाब, और तुम। ठीक है। और एक्टिनोइड में है एक्टिनियम, सोडियम। तो भाई सबके पास टेबल है, ये नहीं कि अपने टेबल को देख के इसको कंप्लीट कर लें, बातों में लगे हुए है ना। ठीक है, ये याद हो जाते हैं तो ठीक है। आपको एस और बी ब्लॉक पहली स्टेप में याद करना है, कल मैं सबसे पूछूंगा टाइम से। तो इसको कंप्लीट करो जरा। यूरेनियम, एम, गैस, फिर बातें शुरू हो गई। सोडियम 2 बार लेके आया मैं ना। ये चलो, इसकी मैं टिकट लिखवा दूंगा तुम्हें, लेकिन है ना आपको याद करना है एस ऑफ पी ब्लॉक। ठीक है। अब सुनो, डी ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने की एक टिक तो है लेफ्ट टू राइट। तो इसमें आएंगे 10-10 एलिमेंट। इसमें कितने आएंगे? तो इसमें अपने को क्या आएगी, दिक्कत आएगी। और एक ऊपर से नीचे करोगे तो 4-4 एलिमेंट हैं, आप देख रहे हो, 4 एलिमेंट 4 एलिमेंट 4 एलिमेंट, तो ये आसान है। डी ब्लॉक को लेफ्ट टू राइट याद करने की जगह एस और पी ब्लॉक की जगह टॉप टू बॉटम याद करो। तो 4-4 एलिमेंट की टिक को याद रखना तो आसान है, लेकिन 10 एलिमेंट की टिक को याद रखना मुश्किल है। और फिर इसकी आप 14-14 एलिमेंट की 2 टिक लगा लो आप। तो ये हो गया, तो इसकी टिक लिख लेना। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। है ना। इसकी ट्रिक है, सेकेंड ईयर में एसी लेंगे। सुनो ध्यान से, बात बंद करो भाई। इसकी क्या ट्रिक लिखोगे, लिख लो भाई नीचे इसकी। ये वाले ग्रुप की लिखना, थर्ड ग्रुप की, थर्ड बी की, सेकेंड ईयर में एसी लेंगे। सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड, एस सी, ईयर मतलब वाई, लेंगे मतलब लैंथेनम, और एसी आई। सेकेंड ईयर में लेंगे एसी, लिख लो भाई इसकी ट्रिक। सेकेंड ईयर में लेंगे एसी। सेकेंड ईयर में बुला के लाना जरा ऑफिस से, 2-3 लोगों को बिठवाऊंगा तब मानेंगे जी, और नहीं तो मैं आपकी देखूंगा, उठा के सीधा बाहर करूंगा मैं। नोट कर नहीं रहे, आधे से ज्यादा क्लास नोट नहीं कर रहे, बता रहे हैं सुन नहीं रहे। इतनी बार समझा दिया, तुम लोग मानते क्यों नहीं हो भाई? जब एक्शन लेंगे तब मानोगे क्या? तो एस और पी ब्लॉक की लिख ली। अब आप इसकी लिखना, इसकी ट्रिक है, सेकेंड ईयर में लेंगे एसी।
ठीक है। इसकी लिखो टीना जरा हाफ एंड रफ, टीना जरा हाफ एंड रफ, टीना जरा हाफ एंड रफ। ये वाले के टीना जरा हाफ एंड रफ। ये सेकेंड ईयर में लेंगे इसी। इसकी लिखी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, जिसको लिखना है लिखे, और ये कॉपियाँ चेक करवाऊंगा मैं बाद में। वो आपको जो आपके पास लिखी है वो आप कर सकते हो, जो मैं अपनी टेक है वो लिखवा रहा हूँ। सेकेंड ईयर में लेंगे इसी। इसकी क्या हो गई, टीना जरा हाफ एंड रफ। और ये वाले ग्रुप की क्या लिखोगे, वो नवाब था 10वीं में, वो नवाब था 10वीं में। इसको लिखो क्रोम वाला सागर, क्रोम वाला सागर, क्रोम, क्रोम वाला सागर, क्रोमो वाला सागर, ऐसे लिख लो, क्रोमो वाला सागर, क्रोमो वाला सागर। क्रोमो, क्रोमो मतलब क्रोमियम मॉलिब्डेनम, वाला मतलब डब्लू, सागर मतलब Hg, क्रोमो वाला सागर, क्रोमो वाला सागर। और इसकी क्या लिखोगे, मन तक रहे बहार, मन तक रहे बहार। मन तक रहे बहार, मन तक रहे बहार हो गई। इसकी लिखना, फिर रूठा ओसामा हसन, फिर रूठा ओसामा हसन। इसकी लिखो, फिर रूठा ओसामा हसन, ओसामा। तो भाई इसकी क्या लिखोगे, फिर रूठा ओसामा हसन। ठीक है, क्या लिखा, फिर रूठा ओसामा हसन। इसकी लिखो, कौन रहीम की इमारत मिटाएगा, कौन रहीम की इमारत मिटाएगा, कोबाल्ट रोडियम IrMt। कौन रहीम की इमारत मिटाएगा, कौन रहीम की इमारत मिटाएगा। क्या हो गया, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम और ये Mt। कौन रहीम की इमारत मिटाएगा, है ना, कौन रहीम की इमारत मिटाएगा। इसकी लिखो, निखिल पढ़ेगा नहीं तो पिटेगा 10 बार, निखिल पढ़ेगा, निखिल पढ़ेगा नहीं तो पिटेगा, निखिल पढ़ेगा नहीं तो पिटेगा 10 बार, निखिल पढ़ेगा नहीं तो पिटेगा 10 बार, निखिल पढ़ेगा नहीं तो पिटेगा 10 बार। और इसकी क्या लिखेंगे, कॉपर आगे और रंगेगा, कॉपर आगे और रंगेगा, कॉपर आगे और रंगेगा। हाँ, और इसकी लिखेंगे, जिंदगी कबाड़ा हो गई कनाडा में, डेड एंड। इसकी क्या लिखोगे, जिंदगी कबाड़ा हो गई कनाडा में। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर से नीचे वाली ट्रिक लिखवा दी, ठीक है ना। अब देखो, ये 12 के अंदर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, आपको अभी 11 क्लास के हिसाब से एस और पी ब्लॉक पर ज़्यादा ध्यान देना है ना, एस और पी ब्लॉक पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, ये 12 के अंदर। अच्छा सुनो, अब नीचे के एलिमेंट पे आ जाओ, देखो ध्यान से। इसकी ट्रिक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो। देख लो, देखो भाई, 4F की क्या है, सीने पर नदियां, अरे जल्दी लिखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां, क्या लिखा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, और ER का मतलब और तुम
और तुम लाजवाब लगते हो, एलयू लगते हो, और तुम लाजवाब लगते हो। ठीक है। हाँ, एक 5 और रह गई है, मैं अगले टर्न पे लिखाऊंगा। और नेक्स्ट टर्न पर शुरू करने की कोशिश करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड है ना। अरे बात सुनो भाई, मेरे को है ना हर टर्न पर रिपीट करना पड़ता है कि बातें मत करो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम लोग ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो क्लास के अंदर ही करते हो, और अब मेरे पास आके कोई ये मत कहना कि बातें बहुत होती हैं। मुझे की लगाऊंगा, मैं वहीं दूंगा 2 4 मिला के अच्छे से।